नमस्कार दोस्तों, मेरे देश के प्यारे भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं। बाल विकास की एक सीरीज चला रहे थे अपन लोग। पिछले सीरीज में अपन ने 60 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब 61 से स्टार्ट करते हैं। 61वां क्वेश्चन क्या कहता है? व्यक्ति का नया जीवन तब प्रारंभ होता है जब वह किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। उक्त परिभाषा देने वाला विद्वान है। देखिए, किशोर अवस्था से संबंधित जो भी बात कही है, लगभग किसने बोला है? ज्यादातर बोला है स्टेनली हॉल ने। किशोर अवस्था के जनक भी इन्हीं को माना जाता है, स्टेनली हॉल को। और ये जो बात की गई है इसमें कि किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, उक्त परिभाषा देने वाला विद्वान है, तो कौन है? स्टेनली हॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह परिभाषा दी है। किसने दी है? देखो, इसमें किसकी बात की गई है? किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का, अपराध प्रवृत्ति की बात की गई है। तो अपराध प्रवृत्ति की जो बात की है वो किसने की थी? वैलेंटाइन ने। किसमें की थी? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में अपराध प्रवृत्ति की जो बात की थी वो किसने की थी? वैलेंटाइन ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। बैठना सीखने से पहले शिशु उल्टा पुल्टा होना सीखता है। इस कथन में जिस विकास सिद्धांत को प्रदर्शित किया गया है वह है, ध्यान देना इसमें, बैठना सीखने से पहले वह शिशु क्या कर रहा है? उल्टा पुल्टा होना सीखता है। यानी इसमें क्या है कि एक काम करने से पहले, उससे पहले कुछ ना कुछ वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक क्रम को फॉलो कर रहा है, वो एक क्रमबद्धता को फॉलो कर रहा है। यानी पहले कुछ ना कुछ क्रिया करेगा, उसके बाद यानी उससे विशिष्ट क्रिया करेगा। उससे क्या करेगा? विशिष्ट क्रिया करेगा। यानी एक सामान्य क्रिया करने के बाद ही तो एक विशिष्ट क्रिया कर रहा है। यानी एक क्रम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो क्रम को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो एक क्रमबद्धता का पालन कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्रमबद्धता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलता है, नियम है। देखो, विकास और अभिवृद्धि दो चीजें हैं। हमने दोनों चीजों के ऊपर खुले के डिस्कशन कर लिया है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक चलती है, उस सीमा तक चलने के बाद क्या होती है? रुक जाती है। तो इसमें क्या 64 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विकास जो है ना वो जीवन पर्यंत चलता है। अब जीवन पर्यंत चलता है तो वो किस नियम को फॉलो करता है? क्रमबद्धता को, असमानता के नियम को, जीवन के नियम को, निरंतरता का सिद्धांत को। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा साफ समझ में नहीं आ रहा है ऑप्शन को देख के कि जो निरंतरता का सिद्धांत है, निरंतर मतलब होता है निरंतर वो सीखता, निरंतर उसका विकास होता रहता है, जीवन पर्यंत उसका निरंतर विकास होता रहता है। तो सीधा साफ जो उसका ऑप्शन है वो कह रहा है कि निरंतरता का सिद्धांत है, यानी जो विकास है वो जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। तो क्रम में होता है, ये बात सही है, लेकिन जीवन पर्यंत चलता है इसका मतलब है वो निरंतरता के सिद्धांत की बात कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, असमानता का नियम नहीं होगा, इसमें जीवन का नियम नहीं होगा, क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है। तो यह कथन किसने कहा था कि नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं किसने कहा था? हरलॉक ने कहा था। हमने बोला था कि हरलॉक, जॉन लॉक, इनके क्वेश्चन आते हैं। जॉन लॉक इस अवस्था में आते हैं। इन्होंने कोरी स्लेट कहा था। किसने? जॉन लॉक ने कहा था। ऐसी हरलॉक ने क्या बोला था? विकास जो व्यक्ति में है ना, नवीन विशेषताएं आती है। तो उन्होंने बताया था आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है। और आकार में, अनुपात में, जैसे उन्होंने कहा था जब व्यक्ति थोड़ा सा किशोर अवस्था के ऊपर भी उन्होंने बताया कि व्यक्ति में क्या होता है? एकदम से परिवर्तन, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है व्यक्ति में। सीधी बात समझो, नवीन विशेषताएं और योग्यताएं उनमें क्या होता है? प्रस्फुटित करता रहता है। ये किसने दिया था? हरलॉक ने दिया था। आकार में परिवर्तन होता है, पहले छोटा होता है फिर मोटा होता जाता है। ऐसे आकार में नवीन विशेषताएं जो हैं वो विकसित होती रहती हैं। अनुपात में परिवर्तन होता है, लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन होता है। ऐसी सारी बातें उन्होंने बताई थी। क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था हरलॉक। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन में क्या बोला है। सॉरी, थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं।
बालक के मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए। देखो अभिवृद्धि का जो सीधा संबंध होता है वो शारीरिक विकास से होता है, मानसिक विकास से नहीं होता है। जो विकास की बात आती है, जब हमसे पूछा जाए कि विकास क्या होता है, तो विकास सारे पक्ष होते हैं, मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और संवेगात्मक भी होता है। लेकिन जब अभिवृद्धि की बात की जाती है तो अभिवृद्धि में केवल और केवल कौन सा पक्ष होगा? शारीरिक पक्ष होगा। तो बालक के शारीरिक विकास के लिए ही होती है। और उसमें क्या दे रखा था? बालक के डॉट 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 यानी, और अभिवृद्धि की बात की गई तो अभिवृद्धि को देखो सीधा ठोको क्या? शारीरिक पक्ष। समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास के लिए नंबर 2, यानी इसका दूसरा नंबर का हो जाएगा, सेकंड। देखिए 67 देखते हैं, विकास एवं वृद्धि है एक दूसरे के विरोधी, समान, पूरक कोई नहीं। तो वो क्वेश्चन ये बहुत पूछा है, सीटेट में पूछा है कि एक दूसरे के कैसे होते हैं। लगभग लड़के क्या समझते हैं, अरे ये तो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अरे विरोधी कैसे हो रहे हैं? इसमें विरोधी होंगे ही नहीं, तो क्या होंगे? पूरक होंगे। अच्छा विरोधी क्यों नहीं होंगे? विरोधी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि विरोधी का मतलब होता है जस्ट उल्टा। लेकिन विकास और अभिवृद्धि उल्टा कहाँ है? विकास में अभिवृद्धि कहीं ना कहीं आ रही है कि नहीं आ रही है? उसमें भी शारीरिक पक्ष आता है ना विकास में, तो इसका मतलब उल्टा तो नहीं है। तो कैसा है फिर? इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए कैसे हैं? जुड़े हुए देखो साफ साफ दिख रहा है कि विकास में अभिवृद्धि है। अरे अभिवृद्धि में विकास नहीं है तो क्या हुआ? विकास में अभिवृद्धि तो है, एक पक्ष तो दिखा रहा है ना, वो जो विकास है उसमें एक अभिवृद्धि का पक्ष तो दिख रहा है, इसका मतलब वो तो होगा ही होगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका पूरक। देखिए पूरक, ठीक है, इसको छोड़ना, उसको समान नहीं होगा, पूरक होगा। पूरक नंबर तीसरा। एरिक्सन 68 क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यार पेन ऑर्डर कर दी है, पेन आ जाएगी तो फिर पेन से टिक करेंगे ना, तो उससे थोड़ी सी आसानी होगी। 68 देखते हैं। देखिए एरिक्सन के मनोसामाजिक, देखो एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? एरिक्सन ने सिद्धांत दिया था मनोसामाजिक। एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोसामाजिक सिद्धांत। पूछा जाता है एरिक्सन के सिद्धांत का क्या नाम था? मनोसामाजिक सिद्धांत था, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत इनका नाम था। के अनुसार किस अवस्था में बालकों में समाज में अपनी स्थिति निर्धारण को लेकर अत्यधिक जागरूकता उत्पन्न होती है? इसमें तो को ध्यान देने वाली चीज है, उस पर ध्यान दो, पहले ध्यान देने वाली चीज है, उस पर ध्यान दो कि इसमें क्या बोला है? किस अवस्था में बालक में समाज में अपनी स्थिति निर्धारण को लेकर अत्यधिक जागरूकता, यानी बालक चाहता है कि समाज में जो उसकी स्थिति है ना, उसकी स्थिति कैसी रहे? मजबूत बने, वो जागरूक बने। तो वो कौन सी अवस्था में होता है? वो होता है पहचान बनाम भूमिका संकट। यानी इस अवस्था में बालक क्या करता है? अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता है, समाज में अपनी मजबूती, दावा अपना पेश करना चाहता है कि नहीं हमारी भी खुद की कुछ ना कुछ पहचान है। ये किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। देखो संतोष बनाम निराशा नहीं है, उपक्रम बनाम लज्जा नहीं है, उत्पादनशीलता बनाम अवरोधन नहीं है। इसका आंसर है सिर्फ कौन सा? पहचान बनाम भूमिका। यानी बालक अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता है, वो चाहता है कि उसका समाज में है ना वो दायरा क्या हो? बड़ा हो, उसको लोग पहचाने समझें। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो कैसी स्थिति में चला जाता है? संकट की स्थिति में चला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नंबर 2। 69 देखते हैं। मानव विकास होता है, मानव विकास होता है मात्रात्मक गुणात्मक एक सीमा तक अमापनीय। चौथा होगा मात्रात्मक व गुणात्मक। देखो विकास की बात की जाए, फिर वही घुमा फिरा के बात की जा रही है कि विकास की और अभिवृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती है। और जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। हमने पहले चर्चा कर ली। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है? मात्रक का मतलब होता है जिसको मापा जा सकता है, और गुणात्मक का मतलब होता है जिसका मतलब जिसको गुणों से रिलेटेड होता है, जो गुणों से संबंधित होता है। गुणात्मक को मापना उतना आसान नहीं होता है। मात्रात्मक, जैसे किसी का शरीर देखा हमने, तो हमने क्या देखा? अरे उससे पूछ लिया, आपने किसी ने किसी से पूछ लिया कि भाई जो सामने तुम्हें व्यक्ति दिख रहा है ना उसकी हाइट कितनी है, तो तुम उसको मापोगे कि नहीं मापोगे? अरे इसकी हाइट क्या है? जो 5 फुट है, 6 फुट है, 5.5 फुट है, तो तुम तुरंत बता दोगे। तुमने ये कैसे बताया? माप कर ही तो बताया उसको। तो कैसा हुआ? मात्रात्मक हुआ। यानी कहीं ना कहीं तुमने उसकी मात्रा बताई कि नहीं बताई?
और गुणात्मक का मतलब, अब तुम्हें व्यक्ति के अंदर जो छुपे हुए गुण तुम्हें दिख रहे हैं, नहीं तुम उनको माप सकते हो, नहीं माप सकते हो। उनमें तुम कुछ बता सकते हो कि हाँ अच्छी है बुरी है, लेकिन माप नहीं सकते हो तुम उनको। तो जो मानव विकास होता है वो गुणात्मक भी होता है, गुणों को भी बताता है और मात्रा को भी बताता है, लेकिन अभिवृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। समझे बात को? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा चौथा नंबर का। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, 70 देखते हैं। जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना असामाजिक प्राणी, परंतु वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है। उक्त परिभाषा है। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन, सुपर डुपर हिट। क्रो एंड क्रो, किसने बोला था? क्रो एंड क्रो ने बोला था। फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखो कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक। मतलब उसको मतलब नहीं है कि समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है, ना तो वो सामाजिक है और ना वो असामाजिक है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता चला जाता है तो वो क्या है, उसके अंदर सामाजिकता के गुण विकसित होते चले जाते हैं, नैतिकता का गुण विकसित होता चला जाता है। लेकिन जन्म के समय उसमें कुछ भी नहीं होता है, ना तो सामाजिकता का गुण होता है और ना असामाजिकता का गुण होता है। ना तो वो सही से जानता है कि समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत है, कुछ भी नहीं जानता वो। एक कोरा कागज, कोरी स्लेट के समान होता है, जैसा उसको सिखाते चले जाते हैं वैसा वो सीखता चला जाता है। तो ये किसने बोला था? प्रो एंड प्रो ने बोला था। कोरी स्लेट किसने बोला था? पहले ही चर्चा कर चुकी है, जॉन लोग ने बोला था। शैशवावस्था को खतरनाक या अपीलीय काल किसने बोला था? किलपैट्रिक ने बोला था। ये क्वेश्चन आए हैं इसलिए बता रहे हैं हम, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। कभी सीटेट में पूछ लेंगे, कभी यूपी टेट में पूछ लेंगे, कभी रीट में पूछ लेंगे। अभी रीट में क्वेश्चन तो एक आया भी था ऐसे ही, उसका जब पेपर डिस्कशन कराएंगे तो उसमें बताया भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, इसका आंसर देख लिया क्या था 70 का? क्रो एंड क्रो। ठीक है। कॉल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल है। देखो किशोरावस्था के दो काल होते हैं, एक पूर्व वाला, एक होता है उत्तर वाला। यानी पूर्व किशोरावस्था, कोई कोई कहता है कि मध्यम वाला भी होता है, मध्यम वाला बिल्कुल नहीं होता है, पूर्व वाला होता है और उत्तर वाला होता है। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था में भी पूर्व वाला होता है, उत्तर वाला होता है, दोनों होते हैं उसमें भी। उसमें मध्यम का, बाल्यावस्था में मध्यम का बिल्कुल नहीं होता है, किशोरावस्था में मध्यम का बिल्कुल भी नहीं होता है, दिमाग में डाल लेना। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? कॉल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल बताया। किशोरावस्था का काल वैसे कितना होता है? 12 से लेकर 18 तक होता है। बाल्यावस्था कितना होता है? 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। लेकिन कॉल के अनुसार पूर्व किशोरावस्था का काल जो होता है वो 11 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। कईयों ने क्या बताया? 12 के बाद किशोरावस्था बताया है, लेकिन कॉल ने जो बताया है 11 से लेकर 12 वर्ष तक बताया है पूर्व किशोरावस्था। उसके बाद की जो अवस्था होगी वो कैसी हो जाएगी? उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 11 से 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? संवेग है क्या? पहले तो देखो, जो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था होती है उसी को संवेग कहते हैं। उत्तेजित अवस्था जो होती है वो सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी होती है। जैसे व्यक्ति को अगर खुशी है तो वो क्या है? सकारात्मक है, वो भी तो उत्तेजित अवस्था है। अगर वो रो रहा है तो नकारात्मक है, वो भी उत्तेजित अवस्था है। तो दोनों के दोनों कैसे हैं? संवेग हैं। खुशी सकारात्मक हुई और उसका जो रोना है वो कैसा हुआ? उसका जो दुख है वो कैसा हुआ? नकारात्मक हुआ। लेकिन दोनों की दोनों अवस्थाएं कैसी हैं? संवेग को बता रही हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो व्यक्ति जब प्रसन्न कब होता है? जब वो व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजित होता है ना, तभी प्रसन्न होता है। जब व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजित होता है तभी व्यक्ति रोता है। दोनों की दोनों अवस्थाएं जो है ना वो उत्तेजित होती हैं, उत्तेजित अवस्था को बताती हैं, उन्हीं को हम संवेग कहते हैं। और सकारात्मक होती हैं, ये नकारात्मक होती हैं। सकारात्मक जो होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं और नकारात्मक जो होती हैं वो निगेटिव होती हैं। सकारात्मक जैसे सुख वगैरह होता है, आनंद वगैरह होता है, प्रसन्नता होती है, ये सब क्या बताती हैं? सकारात्मक बताती हैं। और नकारात्मक जो दुख जिनमें व्यक्ति को परेशानी आती है वो चीज़ें बताती हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है आनंद, दूसरा है चिंता, आशा और उपलब्धि। तो नकारात्मक संवेग, देखो उपलब्धि तो कोई संवेग ही नहीं है, उपलब्धि तो कोई संवेग ही नहीं है। चिंता की बात करते हैं तो वो चिंता एक संवेग है, वो कैसा है? नकारात्मक है। आनंद हुआ, आशा हुआ, प्रसन्नता हुई,
ये सकारात्मक संवेग है। इसमें व्यक्ति क्या है, प्रसन्नता की ओर बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है उसके अंदर, तो ये कैसे है, सकारात्मक। लेकिन जो चिंता है वो कैसा है, नकारात्मक संवेग है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर दूसरा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो थोड़ी प्रोसेस धीमी है, तो आप कमेंट कर सकते हो, उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी। आप जितना बोलोगे उतनी जल्दी जल्दी कराएंगे क्वेश्चनों को। आप बोलोगे अगर स्लो करनी है तो स्लो कर दिया जाएगा, आप जैसा बोलोगे ना उसी अनुसार उसका किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, बालक का लिंग निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सा वंश सूत्रों का युग्म उत्तरदायी है। देखो बालक का लिंग निर्धारण, सबसे पहले देखो कि पुरुष के अंदर जो जो गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, और महिलाओं के अंदर गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं। पूछा भी जाता है कि देखो बालक का लिंग निर्धारण में, यानी जो लिंग निर्धारण में जिसकी भूमिका होती है वो कौन होता है, महिला होती है या पुरुष होती है। देखो लिंग निर्धारण में हमेशा पुरुषों की भूमिका होती है, महिलाओं की भूमिका नहीं होती है, ध्यान रख लेना इस चीज का। कहीं कि देखो महिलाओं के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है, लेकिन पुरुषों के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो X और Y होता है। और जो लिंग निर्धारण करता है वो Y करता है, ना कि X करता है। X और Y दोनों करते हैं, मतलब पुरुष के ही करते हैं। लेकिन X अगर किसका, पुरुष का अगर X, महिला के अगर X मिल जाता है तो लड़की का जन्म होता है, और अगर पुरुष का Y अगर महिला की X मिल जाता है तो लड़के का जन्म होता है। यानी लड़की का जन्म कब हो रहा था, जब XX गुणसूत्र मिलते हैं, और लड़के का जन्म कब हो रहा है, जब XY गुणसूत्र मिलते हैं। तो महिला के अंदर तो XX ही गुणसूत्र है, उसके अंदर Y है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, उसका तो अगर पुरुष का X मिले तब भी उसका X मिलेगा, और अगर पुरुष का Y मिले तब भी उसका Y मिलेगा, उसका तब भी उसका X ही मिलेगा। यानी उसके अंदर तो XX है, वो Y दे ही नहीं सकता है। अब दे कौन सकता है, Y पुरुष दे सकता है। यानी अगर लड़के के निर्धारण में या लड़की के निर्धारण में सबसे ज्यादा जो भूमिका रहती है वो किसकी रहती है, पुरुष की रहती है। लेकिन लोग बाग दोष देते हैं, अरे लड़की गलती है, अरे लड़की गलती होती ही नहीं है, गलती होती है पुरुष की होती है, कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। भूमिका किसकी रहती है, पुरुष की होती है। गाँव में होता है ना ऐसा, अरे नहीं इसमें तो लड़की की गलती है, लड़का पैदा क्यों नहीं हो रहा है। अरे लड़कों से पूछो ना क्यों नहीं हो रहा है। चलो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। इसका आंसर क्या है, फिर इसका आंसर जो होगा इसका होगा नंबर 2। अब देखते हैं 74, सॉरी यार 74 देखते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, किसने कहा था वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था, रॉस ने कहा था। फैक्चुअल है, ध्यान रखने वाली चीज है, ध्यान रखनी पड़ेगी। किसने कहा था, रॉस ने कहा था, याद रखो रॉस। 75, यदि सूत्र L बराबर में F E ब्रैकेट में EF इंटू PF में L अधिगम को इंगित करता है तो EF व PF किसको इंगित करता है, किसको इंगित करता है, देखते हैं। वातावरणीय कारक व अभिभावकीय कारक। देखो अभिभावकीय कारक कोई कारक ही नहीं होता है, उसको हटा दिया जाए, वो इस चीज में कोई सेंस ही नहीं होता उसका, ठीक है। नंबर दूसरा देखते हैं, नंबर दूसरे देखते हैं सांवेगिक कारक और व्यक्तिगत कारक, वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक। तो कहीं ना कहीं ये देखो ये जो है ना, ये जो एक फॉर्मूला दे रखा है एक सिद्धांत में, उस सिद्धांत को जब डिस्कशन करेंगे ना, उस सिद्धांत के डिस्कशन में एक फॉर्मूला भी आएगा, बताया भी जाएगा कि वो कैसे कैसे इसमें E है, P है, F है, वो है क्या पूरा, उसको खोल के रख देंगे आपके सामने। इसका आंसर है अभी फिलहाल में नंबर 3, वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक। E का मतलब होता है इन्वायरमेंट और जो PF है उसका होता है व्यक्तिगत कारक, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यानी बच्चे क्या करते हैं, वातावरण के साथ संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के साथ साथ वो अपनी समझ को क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। ये है किसका कथन है, तो किसका कथन है, जीन पियाजे का है। जीन पियाजे नहीं, जीन पियाजे एक ये समझ लीजिए बाल विकास के छोटे से नहीं बहुत बड़े देवता हैं, समझे बात को।
जीन प्याजे से ऐसा कोई पेपर ही नहीं होता है जिसमें से जीन प्याजे से क्वेश्चन ना पूछे जाए। जीन प्याजे तो भैया आने ही आने हैं, ये तो ध्यान रख लो आप। तो जीन प्याजे ने क्या कहा था कि बालक वातावरण के साथ, बालक जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है और वो वातावरण के साथ सीखता चला जाता है। ये किसने बोला था? जीन प्याजे ने बोला था। जीन प्याजे की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं? सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12 और 12 के बाद 4 अवस्थाएं हैं। जीन प्याजे ने नैतिकता का सिद्धांत भी दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वातावरण के साथ सीखता चला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का निर्धारण विकसित नहीं? सबसे पहले बात करते हैं कोहल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिकता का सिद्धांत दिया था। कितने स्तर बताए थे, कितनी अवस्थाएं बताई थी? 3 स्तर बताए थे, 6 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, स्तर 3 जो थे ना वो कौन कौन से थे? 3 स्तर थे, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्चिम परंपरागत। कौन कौन से थे? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चिम परंपरागत। 3 स्तर थे और 3 स्तरों के अंदर हर एक स्तर के अंदर 2-2 अवस्थाएं थी। टोटल 3 स्तर के अंदर 6 अवस्थाएं थी। किसने दी थी? कोहल वर्ग ने दी थी। अब इसमें बात की गई किस अवस्था में नैतिकता का निर्धारण विकसित नहीं है। देखो, पूर्व नैतिकता जो है ना, पूर्व नैतिकता यानी नैतिकता से पहले की, इसमें देखो ऑप्शन में ही आंसर छिपा हुआ है। सीधा सीधा देखो नंबर 2 में जाते हैं, पूर्व नैतिक। नंबर 2 में क्या है? पूर्व नैतिक का मतलब क्या हुआ है? नैतिकता से पहले की अवस्था। जब नैतिकता के पहले की अवस्था होगी तो उसमें नैतिकता विकसित होगी ही नहीं। देखो, बालक का जब जन्म होता है ना तो बालक के अंदर नैतिकता का गुण विकसित नहीं होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके अंदर नैतिकता का विकास होता चला जाता है। अब जब पूर्व नैतिकता की अवस्था की बात की जाए तो इसका मतलब सीधा हुआ कि उसमें नैतिकता का विकास नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें नैतिकता का विकास होगा भी नहीं। अरे, उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। ये तो उम्र ऐसी है जिसमें नैतिकता का विकास हो ही नहीं रहा है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी उसमें नैतिकता का विकास होता चला जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा तो निकटतम विकास का 78 देखते हैं। निकटतम विकास का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो जो निकटतम विकास का क्षेत्र सिद्धांत है ना वो किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। निकटतम विकास का क्षेत्र सिद्धांत, जिसको हम ZPD के नाम से जानते हैं, उसको देने वाले कौन थे? वाइगोत्स्की थे। अच्छा, ZPD है क्या? ZPD क्या है उसको थोड़ा सा देखिए। निकटतम विकास का क्षेत्र है क्या? देखिए, बालक जो है ना, बालक को कुछ आता है, मान लीजिए थोड़ा सा आता है, और वो क्या है कि जैसे बालक को साइकिल चलानी नहीं आती है, समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो चाहता है कि साइकिल चला ले, वो खुद सीख जाए साइकिल, लेकिन उसको आती है नहीं। अगर हम उसकी थोड़ी सी मदद कर देंगे, थोड़ी सी मदद कर देंगे ना, तो वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। यानी जो पहले की अवस्था है और जो बाद की अवस्था है, उन दोनों के बीच का जो संबंध है, उनके बीच की जो क्षेत्र है, उसको बोलते हैं निकट विकास का क्षेत्र। यदि उसको वो क्षेत्र मिल जाए तो वो क्या करेगा? अपनी जो वास्तविक अवस्था है ना, वास्तविक अवस्था से जो वो अवस्था को प्राप्त करना चाहता है उस अवस्था तक वो पहुंच जाएगा। समझे बात को? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। 79 देखते हैं। यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। यानी कभी भी कुछ भी सिखाया जाता है, सिखाया जा सकता है। यानी शैशवावस्था में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में आप कुछ भी बोलो, कुछ भी सिखा सकते हो। ये किसने कहा था? ये कहा था ब्रूनर ने, जेरोम ब्रूनर ने, कि आप किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखा सकते हैं। किसी भी अवस्था में क्या कर सकते हैं? कुछ भी सिखा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा जेरोम ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। BF स्किनर के अनुसार बच्चे में जो भाषा का विकास होता है वो किसका परिणाम है?
तो वो किसका परिणाम है? ऑप्शन देखते हैं व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्वलन, अंतर्जात योग्यता, परिपक्वलन। देखो अनुकरण तथा पुनर्वलन आंसर हो जाएगा ए। देखो किसने स्किनर ने बात की थी पुनर्वलन की बात की थी, अनुकरण की बात नहीं की थी, लेकिन अनुकरण और पुनर्वलन की जहाँ बात आ जाती है वहां हमें क्या लगाना है? स्किनर ही लगाना है। और सिर्फ अनुकरण की बात आ जाती है तो वहां पे क्या लगाना है? बांडूरा लगाना है। ध्यान रखा कि अनुकरण की बात आती है तो बांडूरा, और अगर अनुकरण और पुनर्वलन की बात आ जाती है तो क्या लगाना है? बी एफ स्किनर लगाना है। समझे? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अनुकरण तथा पुनर्वलन। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन थे जो डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन अपने को कितने करने हैं? 7000 से 8000 क्वेश्चन करने हैं, जो हम पहले भी बोल चुके थे, अब भी बोल रहे हैं। क्वेश्चन तो करेंगे बहुत सारे, ठीक है। आज 20 क्वेश्चन किए हैं, आप इनको देखो, कुछ प्रॉब्लम हो या हमसे कुछ गलती हो कमेंट में बताओ हमको, और अपन उसके ऊपर फिर दोबारा से क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, कहाँ कहाँ समस्या आई है, क्या समस्या आई है, और कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर गौर किया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा।